चैप्टर नंबर 14 और 15 दो ऐसे चैप्टर्स थे जो कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर बेस कर रहे थे। चैप्टर 14 के अंदर हम लोगों ने दो किस्म के निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े और उनके हमने रूल्स देखे, दैट वाज बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट। तीसरा जो है ये थोड़ा सा ज़रा कॉम्प्लिकेटेड है और आजकल भी इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है, इस वजह से प्रॉपर एक चैप्टर इसके ऊपर बना दिया गया जिसका नाम है चेक, प्रोविजंस रिलेटिंग टू चेक। अब यहाँ पे इसका बेसिक जो आइडिया है, बेसिक जो इसकी चीज़ें हैं उनको इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे और इसके जो लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं उनको हम लोग पढ़ेंगे। देखिए चेक तो मेरा ख्याल है कि तकरीबन हर बंदे ने देखा होगा, अगर नहीं देखेंगे तो सीए करने के बाद देख लीजिएगा जब आपको बड़े बड़े चेक्स मिलेंगे तो उसमें दो तीन ही चीज़ें होती हैं। सबसे पहले इसमें यह होता है जनाब, और टू पे नहीं लिखा था, खाली पे होता है। इसमें यह होता है जनाब पे डैश और बेरर अमाउंट ऑफ रुपीज़ या खाली रुपीज़, खाली जगह, नीचे अकाउंट नंबर 1 2 3 और अकाउंट टाइटल XYZ और यहाँ पे सिग्नेचर। आपको देख के क्या लग रहा है? अगर मैं लेट सपोज हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये सिर्फ यहाँ तक है, पे मिस्टर ए रुपीज़ या अमाउंट ऑफ रुपीज़ 10,000, नाम लिख दिया, साइन लिख दिए, डेट लिख दी, ठीक है, और जिस बंदे का है एक्सेप्टर उसको लिख दिया या जिसके नाम पे जो ड्रॉई है उसका लिख दिया। तो आपको क्या लग रहा है कि ये एक बिल ऑफ एक्सचेंज की टाइप है? तो यस, चेक जो है ये इटसेल्फ एक बिल ऑफ एक्सचेंज की टाइप है जिसमें ऑर्डर दिया जाता है पेमेंट करने के लिए। ड्रॉर जो है वो अकाउंट होल्डर होता है और इसमें जो ड्रॉई है, बिल ऑफ एक्सचेंज में और चेक में क्या फ़र्क है कि बिल ऑफ एक्सचेंज का जो ड्रॉई है वो कोई भी हो सकता है, कोई भी बंदा हो सकता है, कोई कंपनी, कोई भी हो सकता है, लेकिन जो चेक का ड्रॉई है वो सिर्फ और सिर्फ एक स्पेसिफिक बैंक हो सकता है, वो एक स्पेसिफिक बैंक हो सकता है, ठीक है। इसमें भी ऑर्डर ही किया जाता है, इसकी खसूसियात भी वही खसूसियात है जो बिल ऑफ एक्सचेंज की हैं, लेकिन थोड़ी बहुत डिफरेंस है, वो हम ये डिफरेंस इंशाल्लाह ताला भी हम लोग देखेंगे। ओके, तो इसमें आपके पास इसके जो असेंशियल्स हैं बाकी इंस्ट्रूमेंट्स के, इसके भी असेंशियल्स वही हैं। क्या असेंशियल्स है? इट मस्ट बी इन राइटिंग, इट मस्ट बी लीगल टेंडर इसमें होना चाहिए, अमाउंट सर्टन होनी चाहिए। अच्छा, अब ये पेएबल टू बेरर भी हो सकता है, पेएबल टू बेरर ऑन डिमांड भी हो सकता है। ओके, अगर आप यहाँ पे टू पे नाम ना लिखें, खाली बेरर रहने दें, तो ये क्या हो जाएगा? बेरर इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा। और अगर आप यहाँ पे नाम लिख देते हैं, लेट सपोज मिस्टर ए, और बेरर को काट देते हैं, तो इसका मतलब ये क्या बन चुका है? अब ये ऑर्डर बन चुका है। अगर बेरर को नहीं काटते, मिस्टर ए और बेरर, तो फिर भी ये क्या रहेगा? बेरर ही रहेगा। मिस्टर ए और बेरर, तो फिर भी ये क्या रहेगा? बेरर रहेगा। लेकिन अगर आप बेरर को काट देते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप इस इंस्ट्रूमेंट को आपने क्या बना दिया? ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट आपने इसको बना दिया। गॉट इट? समझ आ गई बात की? तो जनाब हम जरा डिस्कस करते हैं चेक के बारे में कि चेक हमारे पास क्या है क्या नहीं है। देखिए जरा, कहते हैं जी चेक आपके पास क्या चीज है? चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफाइड बैंकर एंड नॉट एक्सप्रेस टू बी पेएबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड। कि ये डिमांड के बगैर नहीं हो सकता, ठीक है। इसमें ये यानी कि ये टाइम इंस्ट्रूमेंट नहीं हो सकता, इसके ऊपर आप टाइम नहीं लिख सकते, ये जैसे प्रेजेंट करेंगे उसी टाइम इसकी पेमेंट होगी। द एनालिसिस ऑफ द अबव डेफिनेशन रिवील्स दैट अ चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज बट इट डिफरेंट इन फॉलोइंग टू कैरेक्टरिस्टिक्स। दो चीजों से ये मुख्तलिफ है बिल ऑफ एक्सचेंज से। नंबर वन, ड्रॉई विल ऑलवेज बी अ बैंकर। ड्रॉई हमेशा कौन होगा? इसमें बैंकर होगा। नंबर टू, ऑलवेज पेएबल ऑन डिमांड, और हमेशा ये पेएबल ऑन डिमांड होगा। क्लियर? अच्छा जी, इसके बाद जनाब पार्टीज की बात करते हैं तो यहाँ पे भी तीन पार्टीज हैं, ड्रॉर, ड्रॉई और पे, जैसे कि हमारे पास तीन पार्टीज बिल ऑफ एक्सचेंज में थी। अच्छा, बिल ऑफ एक्सचेंज में एक पार्टी थी ड्रॉई जो कि एक्सेप्टर भी थी। यहाँ पे एक्सेप्टर के साइन करने जरूरी नहीं है क्योंकि ड्रॉई एक बैंक है, बैंक ने अपनी चेक बुक दी होगी अकाउंट होल्डर को यानी कि ड्रॉर को, तो वो उसकी चेक बुक के ऊपर उसका लिखा हुआ नाम ही एक्सेप्टेंस है, तो इसको दोबारा से एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं जनाब ड्रॉर की। इट इज अ पर्सन हु ड्रॉज अ चेक इन एक्सप्लेनेशन द कस्टमर या अकाउंट होल्डर ऑफ अ बैंक। हु इज ड्रॉई? इट इज अ बैंक हु इज ऑर्डर टू पे द अमाउंट ऑफ चेक। Banker means a person transaction the business of accepting for the purpose of lending or investment or deposit of money from public, repayable on demand or otherwise, and withdrawals by check, draft, order or otherwise, and includes any post office saving banks.
बैंक की डेफिनेशन है सिंपल सी, जो कि आपने शायद आईटीबी में भी पढ़ी होगी कि बैंक की डेफिनेशन क्या है जनाब, बैंकर कौन बंदा होता है जो पब्लिक के डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है और उनको लोन के तौर पर पैसा देता है, उधार पे लैंड पैसा करता है, ठीक है जी। और उसके अलावा जो भी आपका लेन देन है जिसमें आप रीपेएबल ऑन डिमांड भी आ जाएगा या टाइम मैच्योरिटी भी आ जाएगी, वो सारे के सारे जो ट्रांजैक्शन को जो रिकॉर्ड करता है, परफॉर्म करता है, वो बैंक कहलाता है। अच्छा, पे कौन है जनाब, इट इज अ पर्सन टू हुम द अमाउंट ऑफ चेक इज पेएबल। वो अगर बेरर होगा तो बेरर, और अगर आपके पास ये ऑर्डर हुआ तो ऑर्डर। और यहाँ पे आप ऑर्डर में किसी स्पेसिफिक बंदे का भी नाम लिख सकते हैं और अपना भी लिख सकते हैं, पे माई सेल्फ, ठीक है, या पे मिस्टर हसन। मैं अगर अपना नाम भी लिख दूंगा तो मुझे ये जो है वो पैसा मिल जाएगा। अब इसके एसेंशियल्स के बेटा हम लोग बात करते हैं तो इसके एसेंशियल्स वही हैं जो आपके बाकी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के हैं। मिसाल के तौर पर थोड़े बहुत इसमें एडिशन है। सबसे पहले मिसाल के तौर पर कहते हैं जनाब इट मस्ट बी इन राइटिंग। नंबर 2 हम कहते हैं जनाब इट मस्ट बी एन एक्सप्रेस्ड ऑर्डर। नंबर 3 जनाब इट मस्ट बी डेफिनेट एंड अनकंडीशनल। नंबर 4 इट मस्ट बी साइंड बाय ड्रॉअर। 3 पार्टीज हैं जनाब इसके अंदर, ड्रॉअर, ड्रॉई और पेई, मस्ट बी सर्टन। उसके बाद कहते हैं जनाब इट मस्ट बी पे टू सर्टन सम। यहाँ तक तो हमने बाकी तमाम चीज़ों को देख लिए थे। इसके बाद जनाब अगर हम बात करते हैं लीगल टेंडर की भी इसमें शामिल कर रहे थे कि मनी ओनली का मतलब यहाँ पे लीगल टेंडर ही है, ठीक है। और जो 2 एक्स्ट्रा हैं वो कौन से जनाब, इट मस्ट ऑलवेज बी ड्रॉन ऑन अपॉन अ स्पेसिफाइड बैंकर, के चेक हमेशा किसी बैंकर को ही जो है वो लिखा जाता है, ठीक है। और दूसरा इट मस्ट ऑलवेज बी पेएबल ऑन डिमांड। ये 2 एडिशनल फीचर हैं, असेंशियल्स हैं बाकी बिल ऑफ एक्सचेंज के और प्रोमिसरी नोट के। क्लियर? इसके बाद जनाब चेक नॉट ऑपरेटिंग एज असाइनमेंट्स ऑफ फंड। देखिए भाई, अगर आपको कोई बंदा चेक दे देता है, मिसाल के तौर पर मैंने यहां पे लिखा पे मिस्टर ए अमाउंट ऑफ रुपीज 1 मिलियन, मैंने चेक दे दिया। चेक जब मैंने उसको दिया तो क्या उसके अकाउंट में 10 लाख रुपए आ गए? क्या उसको 10 लाख रुपए की पेमेंट हो गई? नहीं। हमने कहा जनाब जब तक इस चेक को बैंक में डिपॉजिट नहीं करवाते और आप देने वाले के अकाउंट से पैसे ट्रांसफर नहीं हो जाते आपके अकाउंट में, तब तक हम नहीं मानेंगे कि आपकी पेमेंट हो चुकी है। ओके, तो सिर्फ चेक का मिल जाना इज नॉट कंसिडर्ड एज पेमेंट, ठीक है। तो यहां पे वही बात कर रहे हैं, क्या कह रहा है जनाब, अ चेक ऑफ इटसेल्फ डज नॉट ऑपरेट एज एन असाइनमेंट ऑफ एनी पार्ट ऑफ द फंड्स टू द क्रेडिट ऑफ द ड्रॉअर विद द बैंकर। सिर्फ चेक इशू कर देना, चेक दे देना, पेमेंट की गारंटी नहीं है। क्लियर? इसके एग्जांपल देख लीजिए। अदील ड्रॉज अ चेक ऑफ रुपीज 5 मिलियन इन फेवर ऑफ काशिफ ऑन 1 जुलाई 2021। काशिफ डज नॉट बिकम इंटाइटल्ड टू रुपीज 5 मिलियन दैट आर इन अकाउंट ऑफ अदील एट बैंक ऑन जस्ट रिसीविंग दिस चेक। सिर्फ उसको चेक मिल गया तो ये नहीं कहेंगे जनाब उसको 50 लाख रुपए भी मिल गए। क्या होगा? ही मस्ट डिपॉजिट द चेक इन हिज अकाउंट एंड व्हेन बैंक ट्रांसफर द अमाउंट टू हिज क्रेडिट ही विल बिकम एंटाइटल्ड टू दोस 5 मिलियन। चेक उसको मिल गया जनाब, वो घर में जाकर बैठ गया, डिपॉजिट ही नहीं करवाया, तो क्या उसके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे? बिल्कुल भी पैसे नहीं आएंगे। चेक डिपॉजिट करवाएगा, दूसरे बंदे की तरफ से अकाउंट में पैसे ट्रांसफर होंगे, तभी हम कहेंगे कि जनाब उसके अकाउंट में पैसे आ गए हैं और वो पैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। डिफरेंस की बात करते हैं जनाब बिल ऑफ एक्सचेंज में और चेक में क्या डिफरेंस है। सबसे पहला डिफरेंस ड्रॉई। बिल ऑफ एक्सचेंज का जो ड्रॉई है वो कोई भी हो सकता है, बैंकर भी हो सकता है, कोई नॉन मतलब कंपनी भी हो सकती है, कोई पर्सन भी हो सकता है, इंडिविजुअल भी हो सकता है। लेकिन चेक का जो ड्रॉई है वो कौन होगा? हमेशा एक बैंक ही होगा। पेबल ऑन डिमांड की बेटा हम लोग बात करते हैं तो बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो पेबल ऑन डिमांड हो सकता है, ठीक है जी, और ऑन द एक्सपायरी ऑफ सर्टेन पीरियड ऑफ आफ्टर द डेट, यानी कि जो हमने टाइम इंस्ट्रूमेंट था तो उसके बाद अगर वो पेबल ऑन डिमांड हो जाए तो वो पॉसिबल है, ठीक है। जबकि जो चेक है, अ चेक कैन ओनली बी ड्रॉन पेबल ऑन डिमांड, यानी कि जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो टाइम इंस्ट्रूमेंट भी हो सकता है, वो डिमांड इंस्ट्रूमेंट भी हो सकता है, जबकि चेक जो है वो सिर्फ और सिर्फ डिमांड इंस्ट्रूमेंट ही होगा। इसके बाद जनाब पेबल टू बेरर ऑन डिमांड, और हमने ये पढ़ा हुआ था कि जनाब पेबल टू बेरर ऑन डिमांड बिल ऑफ एक्सचेंज कभी नहीं हो सकता, ये हमें स्टेट बैंक ने बताया था। ओके, जबकि पेबल टू बेरर ऑन डिमांड चेक जो है वो पॉसिबल है। इसके बाद एक्सेप्टेंस की बात करते हैं तो हमने कहा था बिल ऑफ एक्सचेंज में जो ड्रॉई है उसका एक्सेप्ट करना लाजमी है बिल ऑफ एक्सचेंज को, अदरवाइज वो बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं सही जो है वो समझा नहीं जाएगा। लेकिन चेक के लिए ड्रॉई का एक्सेप्ट करना लाजमी नहीं है क्योंकि उसका नाम ही बहुत है। स्टैंप की बात करते हैं जी। बिल ऑफ एक्सचेंज प्रॉपर्ली स्टैंप पेपर पे होता है, वो प्रॉपर्ली स्टैम्प उसको किया जाता है, जबकि चेक जो है इसके लिए किसी किस्म की स्टैंप की जरूरत नहीं है। इसके ऊपर चेकबुक के ऊपर ऑलरेडी स्टैंप्स लगी होती हैं क्योंकि इनकी जो हर बैंक की अपनी अपनी इंक है, हर बैंक का अपना अपना अलग से एक फॉर्मेट है, ठीक है, थोड़ी बहुत चेंजिंग है, हर बैंक ने अपना अपना एक तरीके का रखा हुआ जिससे रिकग्निशन होती है कि चेक बिल्कुल ठीक है या फॉर्ज है।
इसके बाद जनाब क्रॉसिंग की बात करते हैं। क्रॉसिंग का भी आपको समझाते हैं कि क्रॉसिंग क्या चीज़ है, बाद में इसको देखेंगे। स्टॉपिंग द पेमेंट की बात करते हैं जी। बिल ऑफ एक्सचेंज की जो पेमेंट है वो ड्रॉर अगर कह दे कि जनाब ये पेमेंट ना करना, इतनी जल्दी वो उसकी पेमेंट रुक नहीं सकती। काउंटरमेंट, यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया काउंटरमेंट का मतलब होता है कि अगर पेमेंट में कोई मतलब मसला आ जाए तो ड्रॉर कॉल करके ये कह देगा कि भाई साहब पेमेंट रोक लें, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपका बिल ऑफ एक्सचेंज गुम गया तो ड्रॉर जो है वो ये नहीं कह सकता ड्रॉई को कि फलां बंदा अगर कोई है तो उसको पेमेंट ना देना, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन अगर हम चेक की बात करें तो चेक अगर किसी बंदे का गुम जाए तो वो बैंकर को कॉल करके कह सकता है कि भाई साहब फलां चेक है, ये चेक नंबर की पेमेंट आपने नहीं करनी। ओके, समझ आ गई बात की। तो काउंटरमेंट जो है वो इजी है, स्टॉपिंग पेमेंट इजी है, जबकि बिल ऑफ एक्सचेंज में स्टॉपिंग द पेमेंट जो है वो थोड़ी सी जरा डिफिकल्ट है। अच्छा, बात आती है जनाब क्रॉसिंग की। सॉरी, क्रॉसिंग की बेटा हम लोग बात करते हैं। लेट सपोज ये आपके पास एक चेक है, HBL का, मतलब HBL के अकाउंट होल्डर ने इसको इशू किया। अब ये चेक बड़ा सिंपल सा, मतलब आप नजर आ रहे हैं जिस बंदे का नाम लिखा होगा उसको पेमेंट हो जाएगी, कैश पेमेंट हो जाएगी। लेकिन अगर लेट सपोज टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे अगर 2 लाइंस लगा दी जाए, खाली लाइंस लगा दी जाए, या इनमें लिख दिया जाए एंड कंपनी, खाली रहने दिया जाए या एंड कंपनी लिख दिया जाए, दोनों सिचुएशन में, दिस इज कॉल्ड जनरल क्रॉसिंग। इसको हम लोग क्या कहते हैं? जनरल क्रॉसिंग। अब जनरल क्रॉसिंग का मकसद क्या है? ये क्रॉसिंग हम करते क्यों है? ये क्रॉसिंग करने का मकसद ये होता है कि जनाब जहां पे भी एंड कंपनी या खाली लिखा होगा तो बैंकर कैश में पेमेंट नहीं करेगा। बैंकर क्या कहेगा कि सर आपके अकाउंट में पैसा आएगा। मिस्टर ए का पैसा किसी भी अकाउंट में हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल मिस्टर ए एक क्लास में मैं हूं, यहां पे है कोई जिसका नाम सेम हो? आपका नाम क्या था? जैन। और भी एक जैन था हमारी क्लास में, आया नहीं है। चले, लेट सपोज यहां पे लिखा हुआ है हमने मिस्टर जैन, और क्रॉसिंग है आपके पास, तो जैन का जो अकाउंट होगा उसी के अकाउंट में ये पैसा जाएगा। अब लेट सपोज जैन का अकाउंट है एमसीबी के अंदर। अब ये जब ये एमसीबी में जाके दिखाएगा, चेक शो करवाएगा कि सर ये चेक मुझे मिला एचबीएल की तरफ से, जैन अपने बैंक में जाएगा ना डिपॉजिट करवाने के लिए। एचबीएल में तो नहीं जाएगा कि भाई साहब ਤੁਹਾਡਾ चेक आया से ये पेमेंट करो, ऐसे नहीं होगा। जैन का अकाउंट जिस बैंक में होगा वो बैंक इसको पेमेंट करेगा। किस सूरत में? अगर क्रॉसिंग हुई है। और अगर क्रॉसिंग नहीं है, ठीक है, अगर क्रॉसिंग नहीं है तो जैन को कैश मिल जाएगा। और इसको कैश कहां से मिलेगा? जिस बैंक ने चेक इशू किया था। देखिए, अगर क्रॉसिंग नहीं हुई, लेट सपोज क्रॉसिंग हुई नहीं है, सिर्फ खाली चेक है और जैन का नाम लिखा है, अब जैन किधर जाएगा? एचबीएल में जाएगा और जाके कहेगा कि भाई साहब ये चेक आ गया। एचबीएल ने देखा कोई क्रॉसिंग नहीं हुई, उसने पेमेंट कर दी 10 लाख रुपए की। अब अगर लेट सपोज इसी तरह का है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसमें हमने एक क्रॉसिंग कर दी है, एचबीएल के पास गया कि भाई साहब ये चेक आपने दिया था, पेमेंट करें। एचबीएल ने देखा, उसने कहा जैन भाई आपके अकाउंट में पैसा जाएगा, जिस बैंक में आपका अकाउंट है उस बैंक में जाइए। अगर एचबीएल में है तो एचबीएल वाले ही इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, अगर एचबीएल में नहीं है तो जिस बैंक में आपका अकाउंट है उस बैंक में जाइए। इसका अकाउंट किधर होगा? लेट सपोज इसका अकाउंट है एमसीबी में, तो ये एमसीबी में जाके चेक दिखाएगा, एमसीबी वाले इस चेक को एक्सेप्ट करेंगे और एचबीएल से पेमेंट ले लेंगे और इसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। क्रॉसिंग का मकसद ये है कि पेमेंट जो है वो कैश की सूरत में नहीं होनी चाहिए। ओके, और इस वजह से कैश की सूरत में नहीं करवाते ताकि रिकॉर्डिंग रहे कि जी फलां बंदे को हमने पेमेंट की थी और स्पेसिफिकली फलां बंदे के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हुआ। अच्छा, अब इसको कहते हैं जनरल क्रॉसिंग। सेकंड आपके पास है स्पेसिफिक या स्पेशल क्रॉसिंग के नाम से, जिसको हम लोग कहते हैं
जिसमें हम किसी स्पेसिफिक बैंक का नाम लिख देते हैं। मिसाल के तौर पर फरकत भाई, मिसाल के तौर पर यहां पे हमने लिख दिया ABL, अलाइड बैंक लिमिटेड। अब ABL का मतलब क्या है, अलाइड बैंक लिमिटेड का मतलब क्या है कि जनाब इस चेक की जो पेमेंट है वो सिर्फ ऐसा बंदा ले सकता है जिसका अकाउंट ABL में होगा। मतलब इस चेक को इन कैश कौन करवा सकता है, सिर्फ और सिर्फ अलाइड बैंक ही करवा सकता है। अब मिसाल के तौर पर HBL का चेक था, जैन भाई का अकाउंट कौन से बैंक में है, MCB में, ठीक है। अब जैन भाई MCB में गए और कहा कि भाई साहब ये चेक, MCB ने कहा कि जैन भाई ये पेमेंट HBL से मैं नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा हुआ है कि हमारे से पेमेंट लेने के लिए सिर्फ ABL आए, अगर कोई इसके अलावा कोई और बैंक आया तो उसके दांत बाहर निकाल देंगे। तो हमें अपने दांत बड़े प्यारे हैं, इस वजह से मेहरबानी करें ABL अगर आपका अकाउंट है तो वहां पे ले जाइए। जैन कहता भाई साहब मैं अब मतलब हर बैंक में अकाउंट ओपन करवा लूं, मुझे नहीं पता, मेरा बैंक आप हैं, इनको कैश करवा के दें। तो MCB कहता चले मैं कुछ करता हूं, MCB जाएगा ABL के पास और जाके कहेगा कि सर ये हमारा क्लाइंट है, इसकी पेमेंट करवानी है, आप HBL को कह दें कि पैसे किसको दे दे, MCB को दे दे और अपने जो है वो साइन कर दें। मतलब आप हमें ऑथराइज्ड कर दें कि हम आपके बिहाफ पे HBL से जाके पेमेंट रिसीव कर लें। ओके, तो स्पेशल क्रॉसिंग में क्या होता है, स्पेशल क्रॉसिंग में जो हमने क्रॉस लाइन लगाई है इनमें स्पेसिफिकली किसी बैंक का नाम लिख दिया जाता है, ठीक है, जिसका मकसद क्या है कि सिर्फ जिस बैंक का नाम लिखा है वही बैंक इस चेक को इन कैश करवा सकता है या उसका कोई ऑथराइज्ड बैंक इस चेक को इन कैश करवा सकता है। ओके, तो यहां पे ABL इन कैश करवा सकता था या ABL ने ऑथराइज कर दिया किसको, MCB को, तो वो MCB जो है वो इसको ऑथराइज बनकर ये इन कैश करवा सकता है। क्लियर? कोई परेशानी? अभी तक हमने दो क्रॉसिंग पढ़ी, जनरल और स्पेसिफिक। अच्छा, इसके बाद जनाब आपके पास तीसरी क्रॉसिंग है जिसका नाम है रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग। रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग क्या चीज है जी? आपने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, किसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया, बैंक को, और आपने दरमियान में लिख दिया अकाउंट पेई ओनली। अकाउंट पेई ओनली का क्या मतलब है कि जनाब जिस बंदे का हमने नाम लिखा है सिर्फ इसी के अकाउंट में पैसा जाएगा। मतलब अगर ये किसी को इंडोर्स भी कर दे तो उसके अकाउंट में पैसा नहीं जाएगा, ये पैसा किसके अकाउंट में जाएगा, जिस बंदे का हमने नाम लिखा हुआ है। अकाउंट पेई ओनली। ओके, मिसाल के तौर पर किसका नाम लिखा है जी, जैन का। अगर ये जैन अली को चेक दे देता है तो अली जाके जनाब बड़ा खुश होकर जाके बैंक में दिखाता है कि भाई साहब ये चेक। अब वो पैसा जब आएगा वो अली के एक अकाउंट में नहीं आएगा, वो बल्कि पैसा किसके अकाउंट में आएगा, जैन के अकाउंट में आएगा। तो बैंकर क्या कहेंगे, भाई साहब जैन भाई से कहिए अपना अकाउंट नंबर दे। क्यों? क्योंकि पैसा उनके अकाउंट में आएगा, आपके अकाउंट में पैसा नहीं आ सकता। तो वजह पूछी तो उन्होंने कहा जनाब रिस्ट्रिक्टिव जो है वो क्रॉसिंग हो चुकी है। कैसे? अकाउंट पेई ओनली लिखा हुआ है, जिसका मतलब क्या है जनाब कि सिर्फ जिस बंदे का नाम लिखा है उसके अकाउंट में ही पैसा जाए। यहां तक मसले मसाइल ऑल ओके? अच्छा, इसके बाद एक क्रॉसिंग होती है जिसको हम लोग कहते हैं नॉट निगोशिएबल। टर्म लिखी होती है जनाब नॉट निगोशिएबल। नॉट निगोशिएबल का मतलब यहां पे ये नहीं है कि ये निगोशिएट नहीं किया जा सकता, इंडोर्स या डिलीवरी इसकी नहीं हो सकती। नॉट निगोशिएबल का मतलब ये है कि जो बंदा जो आपके पास चेक लेके आया है अगर उसका नाम मेंशन नहीं है तो उसका जो टाइटल होगा वो डाउटफुल होगा। उसका जो टाइटल होगा वो क्या होगा, डाउटफुल होगा। नॉर्मली इस तरह की क्रॉसिंग तब लोग करते हैं जब अपना वो चेक उनको डाउट होता है कि जी मेरा चेक कोई चोरी कर लेगा या मेरा चेक जो है वो गुम जाएगा, अमाउंट क्योंकि बड़ी होती है, ठीक है। तो इस वजह से नॉट निगोशिएबल का जो है वो क्रॉसिंग करते हैं, जिसका मतलब क्या है जी कि जो बंदा आपके पास चेक लेके आ रहा है अगर उस बंदे का नाम नहीं लिखा हुआ
अगर उस बंदे का नाम नहीं लिखा हुआ तो उस बंदे का जो टाइटल है वो क्या होगा, डाउटफुल होगा। मतलब जब बैंकर उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने लगेगा तो पहले चेक इशू करने वाले को कॉल करके पूछेगा कि भाई साहब ये चेक आया है, फलां बंदे का नाम का था, फलां बंदा चेक लेके आया है, बताइए इसकी पेमेंट करनी है कि नहीं करनी। ठीक है, सारी कंफर्मेशन के बाद जाके उसकी पेमेंट की जाएगी। क्लियर? लेकिन अगर नॉट नेगोशिएबल ना लिखा हो और इंडोर्समेंट हुई हो तो सिंपली उसके जो है वो पेमेंट हो जाएगी। ओके, समझ आ गई बात की? नॉट नेगोशिएबल और रिस्ट्रिक्टिव में क्या फर्क है? अच्छा जी, अब जनाब हमारे पास यही तकरीबन क्रॉसिंग थी जो हमने डिस्कस कर ली है। अब आपके पास क्रॉसिंग, आपने अगर एक दफा क्रॉसिंग की हो तो उस क्रॉसिंग को कैसे चेंज कर सकते हैं? देखिए, अगर आपके पास विदाउट क्रॉसिंग चेक है तो आप उसके ऊपर जनरल क्रॉसिंग कर सकते हैं, स्पेशल क्रॉसिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी किस्म की क्रॉसिंग आप कर सकते हैं अगर वो विदाउट क्रॉसिंग चेक है। लेकिन अगर आपके पास जनरल क्रॉसिंग है तो जनरल क्रॉसिंग से आप किधर जा सकते हैं? स्पेशल क्रॉसिंग में जा सकते हैं। ठीक है, रिस्ट्रिक्टिव में भी जा सकते हैं। उसके अलावा जनाब आप जो है वो अपना नॉट नेगोशिएबल में भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई स्पेशल क्रॉसिंग है तो फिर आप उसको चेंज नहीं कर सकते। अगर आपके पास नॉट नेगोशिएबल है आप उसको चेंज नहीं कर सकते, रिस्ट्रिक्टिव है तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। तो मतलब ब्लैंक को क्रॉसिंग कर सकते हैं, कौन सी? जनरल या किसी भी किस्म की, और जनरल से आगे क्रॉसिंग कर सकते हैं किसकी? स्पेशल या किसी की भी। ठीक है, उसके बाद आप क्रॉसिंग नहीं कर सकते। ओके, यहां तक बेटा के मसले मसाइल ऑल क्लियर? जी, जनरल से स्पेशल में जा सकते हैं। जनरल से स्पेशल में जा सकते हैं। मतलब जनरल के आपने 2 लाइनें लगाई हैं बस, स्पेशल क्या होगा उसमें बैंक का नाम लिख दें। ठीक है, स्पेशल से जनरल में नहीं आ सकते, जनरल से नॉट नेगोशिएबल में भी जा सकते हैं। अच्छा जी, आगे देखते हैं जनाब, पेमेंट ऑफ चेक की हम लोग बेटा बात कर लेते हैं। बस चलें।